हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। एंड आज के क्लास में हम लोग लॉजिकल फंक्शंस को सीखेंगे। एज ए डेटा एनालिस्ट ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक डेटा एनालिस्ट अगर ये फंक्शंस को जानता है तो वो एक्सेल में 70 to 80% टास्क को ऑटोमेट कर सकता है। हम लोग अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं और आज हम लोग फेज 2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग कोर एक्सेल फंक्शन को सीखेंगे। आज हम लोग लॉजिकल फंक्शंस पे फोकस करेंगे जहां हम लोग इफ फंक्शन, नेस्टेड इफ लॉजिक कैसे यूज किया जाता है, नेस्टेड इफ का एक अच्छा अल्टरनेटिव इफ्स कैसे है, एंड क्यों यूज किया जाता है, एंड को अगर इफ के साथ यूज किया जाए तो ये पावरफुल कैसे हो जाता है, और का क्या यूज है, और को अगर इफ के साथ यूज किया जाता है तो कितना पावरफुल हो जाता है, नॉट इसका क्या यूज केस है, इफ एरर क्या करता है, एंड इफ एन क्या करता है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग आ जाते हैं एक्सेल के इंटरफेस पे। हम लोग एक्सेल के इंटरफेस पे आ चुके हैं और सबसे पहले हम लोग इफ फंक्शन को समझेंगे। इफ फंक्शन क्या करता है, मैं एक बार आपको उसका फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। जब आप इफ लिखते हो उसके बाद आप एक लॉजिक देते हो। अगर ये लॉजिक ट्रू होता है तो आपको एक आउटपुट चाहिए होता है। अगर ये लॉजिक फॉल्स होता है तो आपको एक दूसरा आउटपुट चाहिए होता है। ये इसका सिंटेक्स होता है इफ फंक्शन का। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि इफ फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो जैसे हम लोग पिछली क्लास में भी समझते हुए आए हैं कि हम लोगों को बिफोर एनालाइजिंग एनी डेटा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको डेटा को समझना चाहिए। चलिए हम लोग डेटा को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास लुकअप आईडी के नाम से एक कॉलम है, स्टूडेंट नेम के नाम से एक कॉलम है, उसका मैथ्स का स्कोर है, इंग्लिश का स्कोर है, साइंस का स्कोर है। उन्होंने एक इंटर्नशिप अटेंड करा था जिसमें टारगेट्स कुछ दिए गए थे और उन्होंने कुछ सेल्स करा है, ये है। तो ये हमारे पास डेटा है और ये कुछ कॉलम्स है जिसे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले इमेजिन करो आपके जो मैनेजमेंट होते हैं वो आपसे कहते हैं कि चेक कीजिए कि जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेल्स के टारगेट को अचीव किया है या फिर ओवर अचीव किया है। इसके लिए हम लोग इफ कंडीशन का यूज़ करते हैं और आइए देखते हैं इफ कंडीशन का यूज़ करके कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। मैं लिखता हूँ इज इक्वल्स टू इफ, और लॉजिक क्या है कि आपका जो सेल्स होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू टारगेट। अगर ऐसा हो जाता है तो मैं इसको क्या कहूँगा कि इन्होंने अपना टारगेट अचीव किया है। टारगेट अचीव्ड। अदरवाइज मैं कहूँगा टारगेट नॉट अचीव्ड। नॉट अचीव्ड। अब मैं इसे एंटर करता हूँ। अब देखोगे कि इसमें से जिनका सेल्स टारगेट से ज़्यादा है उनमें टारगेट अचीव्ड आ गया है, और जिनका सेल्स टारगेट से कम है उसमें नॉट अचीव्ड आ गया है। अब हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स में चलते हैं और टेक्स्ट दैट कंटेन्स में चलते हैं, और क्या कंटेन होना चाहिए, टारगेट अचीव्ड लिखते हैं। टारगेट, और इसको क्या करेंगे, ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देंगे। तो इन लोगों ने टारगेट को अचीव किया हुआ है, और जो प्रिया हो गई, अंजलि हो गई, करण हो गए, इन्होंने अपना टारगेट को अचीव नहीं करा है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ फंक्शन इन एक्सेल। इफ फंक्शन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इसे आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में यूज करते हो। एक यूज केस में बताता हूँ। यहाँ पे मुझे टोटल स्कोर कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं इज इक्वल्स टू सम फंक्शन का यूज करता हूँ और इन तीनों स्कोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे पास सम आ चुका है। अब मुझे क्या करना है कि इनका ग्रेड करना है। मैं ये करता हूँ, यहाँ पे ग्रेड की जगह मैं पास फेल करता हूँ, और
इफ फंक्शन का यूज करके मैं यहाँ पे ये डिसाइड करूंगा कि कोई स्टूडेंट पास हो रहा है या फिर फेल हो रहा है। टोटल स्कोर है, पास होने के लिए इट शुड बी ग्रेटर देन 150। अगर किसी का टोटल स्कोर लेस देन 150 हो जाता है वो फेल हो जाता है। इज इक्वल्स टू इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 150 देन तो पास, अदरवाइज फेल। और सिंस मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ इसीलिए मुझे इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना पड़ रहा है। अगर टेक्स्ट की जगह में मैं कोई नंबर लिखता तो मुझे इन्वर्टेड कॉमा का यूज करना नहीं पड़ता। अब मैं ड्रैग कर देता हूँ। अब आप देखोगे जिनका भी स्कोर 150 या 150 के अबव है वो पास हो चुके हैं, और जिनका स्कोर 150 या 150 से बिलो है वो फेल हो चुके हैं। मैं अपने आप को करेक्ट करता हूँ, जिनका भी स्कोर 150 से बिलो है वो फेल हो चुके हैं। So this is how if function is used. Now let's move towards ifs function. आप इस डेटा पे देखोगे कि हमारे पास टोटल स्कोर है, और बेस्ड ऑन टोटल स्कोर मैं उसको डिफरेंट ग्रेड्स देना चाहता हूँ। उसके लिए मैं सीट 1 पे आता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे मैनेजमेंट ने एक रूल बनाया है कि जिनका भी टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250 है उसे ग्रेड A प्लस दिया जाएगा। जिनका स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200 है एंड लेस देन 250 है देन ग्रेड A आएगा। जिनका भी स्कोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 है एंड लेस देन 200 है देन उसको B ग्रेड दिया जाएगा, और बिलो दैट को फेल कहा जाएगा। चलिए इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करने वाला, जिसमें इफ के अंदर मल्टीपल इफ्स यूज होते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक इफ फंक्शन लिखता हूँ। पहला लॉजिक टेस्ट है कि आपका जो टोटल स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250। अगर ऐसा हो जाता है मैं उसको A प्लस कहूंगा। अदरवाइज मैं फिर से इस कंडीशन को चेक करूंगा कि क्या मेरा I इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200 है। अगर ये 200 से ज़्यादा है या फिर 200 के बराबर है तो मैं इसे A ग्रेड दूंगा। अगेन मुझसे पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, तो मैं यहाँ पे फिर से एक इफ कंडीशन लगाऊंगा एंड फिर से टोटल स्कोर को सेलेक्ट करूंगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। एंड अगर ऐसा होता है मैं इसे ग्रेड B दूंगा, अदरवाइज मैं इसे कहूंगा फेल। मैं इसे ड्रैग कर देता हूं। आप देखोगे कि जिनका भी स्कोर 250 के अबव है या फिर 250 के इक्वल है उसको A प्लस ग्रेड मिला है। जिनका स्कोर 250 से बिलो है बट 200 से अबव है उसे A ग्रेड मिला है। जिनका भी स्कोर 200 से बिलो है बट 180 से अबव है उसको B ग्रेड मिलना था। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है एंड बिलो 180 फेल हो गए स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो जिनका भी स्कोर 180 से बिलो है वो स्टूडेंट फेल हो चुके। नेस्टेड इफ में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जब भी आप वैल्यू इफ फॉल्स जो होता है वहाँ पे दूसरे इफ का कंडीशन का यूज़ करते हो। और इसमें लॉजिक क्या होता है, इसमें लॉजिकल फ्लो क्या होता है, आपका जो फंक्शंस होते हैं वो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई इफ फंक्शन का यूज़ किया उसके बाद आपने कुछ कंडीशन लिखा, अगर ये फॉल्स होगा तभी ये दूसरे इफ में मूव करेगा, अदरवाइज ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, ये इसको एग्जीक्यूट करेगा और ये फंक्शंस रन नहीं होंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि जो A प्लस वाले स्कोर वाले यहाँ पे 253 टोटल स्कोर है। अगर आप देखो लॉजिकली तो I2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200। ये इस लॉजिक को भी फुलफिल करता है क्योंकि 253 इज ग्रेटर देन 200। I2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि 253 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। लेकिन सिंस हमारा फंक्शन यहीं पे ट्रू हो जा रहा है और हमारा फंक्शन यहीं पे एंड हो जा रहा है इसीलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, अदरवाइज मुझे एक एरर मैसेज आ जाता। तो आपको इफ कंडीशन का फ्लो क्या होता है, नेस्टेड इफ का फ्लो क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना, ताकि आपसे कोई एरर ना हो और आप सही कैलकुलेशन कर पाओ। चलिए अब हम लोग नेस्टेड इफ को समझ चुके हैं, तो मूव करते हैं टुवर्ड इफ्स। इट इज़ अ गुड ऑप्शन ऑफ नेस्टेड इफ। ये काफ़ी क्लियर होता है
एंड एरर के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक कॉलम क्रिएट कर लेता हूँ, ये ग्रेड ही रहेगा बट हम लोग इसको इफ से करेंगे। मैं इस पे ब्रैकेट पे इफ लिख देता हूँ एंड इज इक्वल्स टू इफ्स यूज करते हैं। लॉजिकल टेस्ट 1 क्या है कि आपका जो टोटल स्कोर होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250। अगर ऐसा होता है तो मुझे चाहिए ए प्लस। अगेन लॉजिकल टेस्ट 2 क्या है कि आपका जो टोटल स्कोर होना चाहिए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200। अगर ऐसा होता है तो आपको स्कोर आना चाहिए ए। थर्ड लॉजिक क्या है कि आपका जो टोटल स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। अगर ऐसा होता है तो मैं इसे बी कहूँगा। अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर ये लेस देन हो जाता है 180 के तो मैं कहूँगा फेल। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर करते हैं। आप देखोगे कि मुझे सेम आउटपुट मिला हुआ है बट मैंने नेस्टेड इफ के जगह में इफ्स का यूज़ किया है। आप देखोगे नेस्टेड इफ में आपको मल्टीपल इफ्स यूज़ कर रहे हो, इसके वजह से रीडेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये रीडेबल हो गया है, इजी टू अंडरस्टैंड हो गया है और कहीं एरर होने के चांसेस काफ़ी कम हो गए क्योंकि आप क्लियरली इस फ्लो से समझ सकते हो कि आपका डेटा किस तरीके से काम कर रहा है, आपके फंक्शंस किस तरीके से काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है कि आपको मल्टीपल इफ्स के अंदर जाकर के देखना होता है कि फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा एज ए एनालिस्ट इफ्स का यूज़ करते हैं एज कंपेयर टू इफ, जहाँ भी पॉसिबल हो पाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंड और एंड नॉट में। ये कॉन्सेप्ट्स हमें बुलियन आउटपुट देते हैं, दैट मीन्स ये ट्रू एंड फॉल्स देते हैं और इसका यूज़ हम लोग इफ फंक्शन के साथ में करते हैं जिससे ये बहुत ही पावरफुल हो जाता है। चलिए इसके लिए हम लोग अपने बोर्ड पे आ जाते हैं और देखते हैं कि ये फंक्शंस कैसे काम करते हैं और इनका यूज़ केसेस क्या होता है। हम लोग अपने बोर्ड पे आ चुके हैं। हम लोग समझते हैं कि एंड फंक्शन कैसे काम करता है, उसके बाद समझेंगे और कैसे काम करता है, नॉट कैसे काम करता है। एंड और एंड क्या करता है, आपको एक ट्रू आउटपुट देता है जब सारे के सारे कंडीशन ट्रू होते हैं इनसाइड एंड। दैट मीन्स मैं इस तरीके से एक एग्जांपल देता हूँ, इज इक्वल्स टू एंड मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने मल्टीपल लॉजिक्स दिए कि 5 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज ग्रेटर देन 4। तो मुझे जो आउटपुट आएगा दिस विल बी ट्रू। अगर मैं एक और केस लिखूं जिसमें 5 इज ग्रेटर देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड 5 इज ग्रेटर देन 4 रहे तो मुझे आउटपुट फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है। दैट मीन्स जब आप एंड फंक्शन का यूज़ करते हो, अगर एक भी फॉल्स आ जाता है आपके लॉजिक्स पे तो आपको आउटपुट फॉल्स आता है। जब सारे के सारे लॉजिक्स ट्रू होते हैं तभी आपको ट्रू आता है आउटपुट। और फंक्शन कैसे काम करता है कि जब आप और का यूज़ करते हो और के अंदर एक भी लॉजिक ट्रू हो जाता है, आपको आउटपुट ट्रू आता है। एग्जाम्पल इज इक्वल्स टू और 5 is greater than 6, 5 is greater than 8 and 5 is greater than 1। अब देखोगे ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है बट ये ट्रू है। एक भी कंडीशन ट्रू होने पे आउटपुट आएगा ट्रू। इसमें फॉल्स कब आएगा? जब सारे के सारे कंडीशन फॉल हो जाएंगे। दैट मीन्स 5 is greater than 6, 5 is greater than 7 and 5 is greater than 8। सारे के सारे कंडीशन फॉल्स हैं तो मुझे एक फॉल्स मिलेगा। मीन्स मेजर डिफरेंस क्या है कि एक भी यहाँ पे फंक्शंस फॉल्स हो जाते हैं, आपको फॉल्स आउटपुट मिलेगा। सारे के सारे जब ट्रू होंगे तभी ये ट्रू करेगा। बट जब आप और पे आते हो, एक भी कंडीशन आपके लॉजिक पे ट्रू हो जाता है तो आपका आउटपुट ट्रू होगा। एक भी लॉजिक आपका आउटपुट पे ट्रू नहीं होता है, दैट मीन्स सारे के सारे फॉल्स होते हैं, तभी आपको आउटपुट फॉल्स मिलेगा। नॉट क्या करता है,
आपके आउटपुट को ऑपोजिट कर देता है। दैट मीन्स मैं लिखता हूं नॉट 5 इज ग्रेटर देन 8। तो 5 इज ग्रेटर देन 8 में आना चाहिए फॉल्स, बट मैंने यहाँ नॉट यूज किया, ये मुझे आउटपुट देगा ट्रू, यानी कि ये बुलियन आउटपुट को ऑपोजिट कर देता है। चलिए प्रैक्टिकली इसका यूज हम लोग समझते हैं। अब हमसे मैनेजमेंट कहता है कि जिनका सारे सब्जेक्ट्स में स्कोर मोर देन 90 है उसे आप अचीवर कहोगे, और जिनका भी स्कोर लेस देन 90 है आप उसे नॉट अचीवर कहोगे। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल्स टू इफ, सिंस मुझे सारे के सारे लॉजिक्स को ट्रू करने हैं तभी मुझे ट्रू आउटपुट चाहिए, इसीलिए मैं एंड का यूज करता हूँ। मैथ्स इज ग्रेटर देन 90, कॉमा, इंग्लिश इज ग्रेटर देन 90, कॉमा, साइंस इज ग्रेटर देन 90। अगर ये सारे कंडीशन ट्रू हो जाते हैं तो मुझे चाहिए ये अचीवर हो जाए, अदरवाइज नॉट अचीवर हो जाए। ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स में 90 के अबव करा है, इसलिए नॉट अचीवर सब में आया हुआ है। नाउ स्कॉलरशिप के लिए मैनेजमेंट कहते हैं कि अगर एक भी सब्जेक्ट में 90 या 90 से अबव है उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा जिनका स्कोर हर एक सब्जेक्ट में बिलो 90 है। तो चलिए स्क्रीन पे आ जाते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इज इक्वल्स टू इफ में लिखता हूँ, सिंस यहाँ पे कंडीशन क्या है कि एक भी सब्जेक्ट में अगर 90 या 90 से अबव होता है तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगा, इसीलिए मैं और फंक्शन का यूज करता हूँ कि अगर एक भी ट्रू हो जाएगा तो मुझे आउटपुट ट्रू मिलेगा। तो मैथ्स शुड बी ग्रेटर देन 90, कॉमा, इसमें इक्वल्स टू का साइन भी दे देता हूँ मैं। इंग्लिश शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, साइन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90। तो अगर आउटपुट ट्रू आता है देन मैं कहूँगा ये क्वालिफाइड है, अदरवाइज नॉट क्वालिफाइड। अब देखोगे कि अमित जो है वो क्वालिफाई हो रहे हैं क्योंकि उनका साइंस में 90 स्कोर आया। नेहा जो है वो भी क्वालिफाई हो रही हैं क्योंकि इनका साइंस में 95 स्कोर आया हुआ है। एंड स्नेहा जो है वो क्वालिफाई हो रही है क्योंकि उनका इंग्लिश में 92 स्कोर आया हुआ है। तो इस तरीके से एंड और का यूज़ किया जाता है। और नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, इसके लिए क्या करते हैं कि जो ये फंक्शन था इसको नॉट के साथ यूज़ कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ, इज इक्वल्स टू का साइन देते हैं, पेस्ट करते हैं। ये हमारा लॉजिकल फंक्शन था, इसके साथ मैं नॉट का यूज़ कर लेता हूँ और इसको ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर लेते हैं। नाउ मैं इसको एंटर करता हूँ। आप देखोगे हमारा सारा का सारा आउटपुट ऑपोजिट हो चुका होगा। जो हमारा इन कॉलम क्वालिफाइड लिख रहा होगा वो कॉलम नॉट क्वालिफाइड लिख रहा होगा। तो इस तरीके से नॉट का यूज़ करके आपके आउटपुट को ऑपोजिट किया जाता है। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ एंड, और एंड नॉट। और इस फंक्शंस का यूज़ करके हम लोग अपने मल्टीपल टास्क को ऑटोमेट करते हैं, मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ इफ फंक्शन में यूज़ करते हैं। हम लोग एंड, नॉट एंड और फंक्शन का मोस्टली यूज़ इफ एंड अदर लॉजिकल फंक्शन के साथ करते हैं ताकि मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट रिसीव हो सके। अब हम लोग आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एरर हैंडलिंग इन एक्सेल। इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में भी कर रखा है जिसमें हम लोगों ने इफ एरर को समझा था। आज हम लोग इफ एरर के साथ एक और फंक्शन होता है इफ एन, उसको समझेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने बोर्ड पे आ जाते हैं और समझते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है।
हम लोग अपने बोर्ड पे आ चुके हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था, इफ एरर आपके एरर आउटपुट को एक वैल्यू से रिप्लेस कर देता है जो आप इफ एरर पे मेंशन करते हो। आज हम लोग इफ एरर एंड इफ इन ए में क्या डिफरेंस होता है और इसके क्या यूज केसेस होते हैं इसको समझेंगे। इफ एरर मल्टीपल एरर्स को हैंडल कर पाता है, जैसे डिवीजन एरर होता है। आपने किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड कर दिया तो इसके से जो एरर आएगा डिव एरर, इसको हैंडल कर लेगा। का वैल्यू एरर आता है, दैट मीन्स वैल्यू फाउंड नहीं होता है, या फिर आपके फॉर्मूले में एरर आते हैं तो नेम एरर आ जाता है। अगर आपने एक्स लुकअप लगाया और वैल्यू नॉट फाउंड होता है तो इस तरीके से एरर आता है। इफ एरर क्या करता है, इन सारे के सारे एरर्स को हैंडल कर पाता है। ऑन द अदर साइड, जब हम लोग इफ एन ए का बात करते हैं, ये केवल हैज एन ए एरर को हैंडल करता है। ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स लुकअप का यूज़ किया, आपके वैल्यूज़ आए और किसी पर्टिकुलर कॉलम की पर्टिकुलर रो पे आपको हैज़ एन ए का आउटपुट मिला हुआ है। दैट मीन्स कि ये आउटपुट आप जिस रेफरेंस कॉलम से रेफर कर रहे हो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर आप इफ एन ए फंक्शन का यूज़ करते हो, आप इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हो, बट अदर जो एरर होंगे वो इंटैक्ट रहेंगे। दैट मीन्स अगर कहीं 1/0 के वजह से एरर आया होगा, डिव एरर, तो वो इंटैक्ट रहेगा। इसका यूज़ केस कब किया जाता है, जब आपको अपनी डेटा सेट में सारे के सारे एरर्स को एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस करना होता है। उसके लिए हम लोग इफ एरर का यूज़ करते हैं। आप चाहते हो कि जहाँ भी वैल्यू फाउंड नहीं हुआ है, हैज़ एन ए आया है, आप उसी को सिर्फ रिप्लेस करना चाहते हो और अदर एरर्स को इंटैक्ट रखना चाहते हो, ताकि आप उसमें अदर कैलकुलेशंस कर पाओ या फिर अदर एरर हैंडलिंग के मेथड्स का यूज़ कर पाओ। उसके लिए आप इफ एन ए का यूज़ करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। और आज की क्लास में हम लोगों ने इफ, नेस्टेड इफ, इफ्स एंड और नॉट, एरर हैंडलिंग के लिए इफ एरर एंड इफ एन ए को सीखा। मेरा टारगेट 200 सब्सक्राइबर्स का है। जैसे 200 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन आप लोगों को एक्सेल में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कराऊंगा। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।